हाँ जी बच्चों, मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 बड़े आराम आराम से करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है? मान लीजिएगा आपके पास ये एक पॉलीगन है ए बी, दिस इज सी डी ई ए। ये मान लीजिएगा एक पॉलीगन। हमने क्या किया, फोर्स F1 अलोंग दिस साइड, ये आपके पास F2 है, ये आपके पास F3 है, ये आपके पास F4 है और ये आपके पास F5 है। ऐसे हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस फोर्स लगा दी। तो पॉलीगन क्या कहता है कि आपके पास इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस acting at a point, if a number of forces acting at a point be represented, acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides taken in order of closed polygon then they are in equilibrium. ये आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है। इसका मतलब क्या रहा, दैट इज टू से अगर आप साइड ए बी लेते हो, नेक्स्ट आपके पास बी सी लेते हो, नेक्स्ट आपके पास सी डी लेते हो, बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या है, इट इज डी ई लेते हो और ई ए लेते हो, इनका जो नेट अलजेब्रिक सम है वो आपके पास 0 रहेगा। ठीक है सी बात। इक्विलिब्रियम की बात कैसे करते हैं इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिएगा, ट्रायंगल लॉ के मुताबिक जो आपका ए बी है, कॉमन जो बात होती है ना, जैसे इन दोनों में बी कॉमन है तो ए बी प्लस बी सी को हम ए सी लिख सकते हैं। फिर ए सी और सी डी को आप इकट्ठा कर दीजिएगा और बचा आपके पास क्या रहा, इट इज डी ई प्लस ई ए बचा। ठीक है, अभी मैं इसका रिजल्ट 0 बनाता हूं बेटा। सी कॉमन है, इस बात को ए डी लिख सकते हो, ए डी प्लस डी ई प्लस ई ए। डी कॉमन है, इसको आप ए ई लिख सकते हो। ए ई और ई ए क्या रहा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए बेटा आंसर आपका 0 आ जाता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए आपका आंसर 0 आता है। तो क्या कहा पॉलीगन लॉ ने, अगर आपके पास बिखरे हुए कुछ फोर्सेस हैं और आपने उनको पॉलीगन की साइड पे अरेंज कर दिया, तो उनका जो नेट अलजेब्रिक सम है सभी फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड का, F1 मान लो ए बी पर है, उसके बदले ए बी लिया, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, वो आपका 0 रहेगा। और बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल लॉ को यूज किया। ट्रायंगल लॉ में क्या है, ए बी प्लस बी सी है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बी कॉमन है तो बी छोड़ दो, बचा क्या ए सी। ऐसे बचा ए सी और सी डी मैंने इकट्ठा कर दिया, सी कॉमन है, बचा क्या ए डी। ऐसे ए डी और डी में डी कॉमन है, बचा क्या ए ई। ए ई और ई ए, ए ई और ई ए का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर नेट अलजेब्रिक सम इज 0।
तो ये है आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑन रिजॉल्व्ड पार्ट्स। थ्योरम ऑन रिजॉल्व्ड पार्ट्स। थ्योरम ऑन रिजॉल्व्ड पार्ट्स क्या कहती है कि आपके पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, मान ले जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें। ये आपके पास दिस इज यूर ओ से एक फोर्स जनरेट हुआ बेटा, मान लीजिएगा उसका मैग्नीट्यूड पी है, एंड दूसरा आपके पास है वो आपका क्यू है। ये मेरे पास क्या रहा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस रहा और जो वाई एक्सिस। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको नाम दे दिया सी। सी से मैं अगर रब करने की परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये परपेंडिकुलर मैंने वे दे दिया बेटा एफ, और जो आपका पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये आपको मैंने दे दिया डी। इस लाइन को मैंने, ये पॉइंट है मेरा ए, और ये जो परपेंडिकुलर है एल, और पी और क्यू का जो रिजल्टेंट था ये पी है, पी और क्यू का रिजल्टेंट है बेटा उसको, ये मेरे पास आर मैंने उसका रिजल्टेंट। ठीक है जी बात। तो पी एक फोर्स है बेटा, देखो पी और क्यू दो फोर्सेस हैं, वो कॉन्कुरेंट हैं। कॉन्कुरेंट का मतलब दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओ से वो ओरिजिनेट हुए। ठीक है, हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम टाइप इसका मतलब बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं, और इसका नाम दे दिया मैंने इट इज ई। ये मैंने ई नाम दे दिया, राइट। ए को ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा प्रूव करने के लिए मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ resolved parts, algebraic sum of resolved parts of two concurrent forces। हमारे पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हैं, P एंड Q। टू कॉन्करेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन, जरूरी नहीं ऐसे हो, उधर भी हो सकती थी, तो हम तो एक केस कर रहे हैं। इन एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन, एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज इक्वल टू resolved part of their resultant is equal to resolved part of their resultant in that direction, in that direction। देखो मतलब क्या है कि आपके पास जैसे हमने क्या किया, जो ये ज्योमेट्री सारा बात बताते थे बेटा, मैं सॉल्यूशन बात हूँ। रिजोल्व पार्ट क्या होता है, दैट इज, अगर हम वैसे तो आप बुक से डिटेल से पढ़ना, मैं समझा देता हूँ। रिजोल्व पार्ट ऑफ आपने पी निकालना है अलोंग ओ एक्स। ओ एक्स वो होता है बेटा पी कोस, वो उसका फार्मूला होता है रिजोल्व पार्ट का पी, और जिसके अबाउट आपने निकालना है उसके साथ कितना एंगल बनाया, उस टाइम कितना एंगल बनाया, उसको बोलते हैं पी कोस रहा, और एंगल क्या रहा, कोस ऑफ ए ओ डी। फोर्स क्या रहा, ए ओ डी, ये रहा एंगल। अब इसके मुताबिक कोस थीटा का फार्मूला क्या रहा, जो भी है, पी को मैंने नाम दे दिया बेटा, पी फोर्स है अलोंग ओ ई पर, और कोस थीटा होता है ओडी, जो पंडित बद्री प्रसाद वाली बात है ना, ओडी बाय ओके। तो ऐसा करके ओ से ओ कैंसल हुआ, तो ये ओडी है।
बेसिकली अगर मैं P का रिजोल्व पार्ट करता हूं तो उसकी प्रोजेक्शन आ जाती है। प्रोजेक्शन क्या है? OD। तो जब भी हम बात करते हैं रिजोल्व पार्ट की, दैट इज P उस टाइम जिसके अबाउट हम रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कह लो P को हमने X की तरफ, बेसिकली इसका प्रोजेक्शन है वो, दैट इज सिंपली OD। अगर हम बेटा यही बात ऐसा करें, रिजोल्व पार्ट ऑफ क्यू की बात करते हैं अलोंग OX, तो आप देखिए क्यू की प्रोजेक्शन देखो X पे, अगर आप इसको नीचे खींच के लेके आओगे तो वो आपको OE नजर आएगी, वो आपके पास OE नजर आएगी, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं उनकी रिजल्टेंट की बात करता हूं, रिजोल्व पार्ट ऑफ R मीन रिजल्टेंट अलोंग OX, अब आप R की प्रोजेक्शन देखो, R को नीचे खींच के लेके आओगे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर OX, वो आपका ये बात, ठीक है। तो बेसिकली जो रिजोल्व पार्ट है वो क्या है, बेसिकली उनकी प्रोजेक्शन है। अब जो हम साफ करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमें कह रही है, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आप अलजेब्रिक सम लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ बोथ फोर्सेस का मतलब क्या है, P एंड Q अलोंग OX, वो क्या रहा, दोनों को जोड़ कर दो, जैसे हमने कहा रिजोल्व पार्ट ऑफ P अलोंग X एक्सिस क्या रहा आपके पास, वो OD रहा। रिजोल्व पार्ट ऑफ Q क्या रहा, वो आपके पास OE रहा। अगर मैं आप ज्योमेट्रिकली देखो बेटा, जो आपका OD प्लस EA है, OD तो मैंने आपके पास ऐसे रखा, ये जो आपका OE है दैट इज यूर OE, हाँ, एक यहां पर हम यूज कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल लिया मैंने BOE और दूसरा ट्रायंगल लिया बेटा CAL। अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे BOE एंड CAL ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो और इस ट्रायंगल की बात करो, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उस कंडीशन के मुताबिक जो मेरा OE है, ये जो साइड है OE, वो मेरे इसकी बेस के, इसका बेस क्या नजर आ रहा OE, उसका बेस क्या नजर आ रहा AL के बराबर रहेगी, और AL और DF वो बेसिकली बराबर हैं, तो वो किसके बराबर रहेगी, DF की। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन के मुताबिक एक रिलेशन निकाल दिया, वो रिलेशन क्या है, OE इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू DF। तो जहां मेरा OE था ना बेटा, यहां पर जहां OE है वहां पर मैंने क्या लगा दिया, DF लगा दिया। और हमने एक ट्रायंगल लॉ के मुताबिक कहा था, अगर OD प्लस DF है और D मेरा कॉमन आ जाता है तो D को आप छोड़ दो, D को छोड़ दो तो आपके पास क्या बन जाता है, OF। अब यहां आ जाओ, OF क्या है, वो रिजोल्व पार्ट है रिजल्टेंट का। OF क्या है, OF इज व्हाट, दिस इज रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट, दैट इज रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट R। तो थ्योरम ये कहती है, देखो आपके पास P और Q दो फोर्सेस हैं, वो कहता है कि अगर आप P और Q दोनों फोर्सेस का रिजोल्व पार्ट निकालते हो तो वो बराबर रहेगा, और अलजेब्रिक सम मतलब दोनों का जोड़ कर देते हो तो वो बराबर रहेगा अगर हम P और Q का रिजल्टेंट निकाल लें और फिर उसका रिजोल्व पार्ट निकाल लें, के बराबर रहेगा। और ये हमें पता है रिजल्टेंट क्या होता है, सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या किया कि अलजेब्रिक सम निकाला रिजोल्व पार्ट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, जो कि बराबर है रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट के, और लेकिन एक्सिस आपका सेम रहेगा अलोंग ओ एक्स एक्सिस। ये, और ये आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते थे, किसी और लाइन पे कर सकते थे, अलोंग वाई भी कर सकते थे, वो आपका ये थ्योरम ऑन रिजोल्व पार्ट है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
प्रूफ इसका एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। आप इसको कितने भी फोर्सेस तक एक्सटेंड कर सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास पी और क्यू दो फोर्सेस के लिए है, या आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा भी हो तब भी लग जाता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक नोट कर लिया होगा। अब अगली बात देखिए बेटा, एक कंसेप्ट हम बताते हैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या है उसकी कुछ मैं पहले तो हेक्सागन बना देता हूं। ये आपका साइड ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये आपका डी रहा, ये आपका ई रहा, चलो ये आपका एफ रहा। ये एक मैंने रेगुलर हेक्सागन जैसी भी ज्योमेट्री बेटा। अब जो ए और ई है बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, मैंने इनके डायगोनल को ज्वाइन किया, ये आपका ए सी था, ये आपका ए बी। जो हर एंगल ये टोटल ना 120 बनाता है, तो 120 के बराबर टुकड़े बन जाते हैं 30-30। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागन। ये मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में हर इंटीरियर एंगल, ठीक है जी बात ठीक है, दैट इज, ये जैसे पहला तो मैंने बता दिया ऐसे 120 का बनता है, और आपका जो टोटल है वो आपका 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, टोटल आपका 120 रहा। जो ये साइड है एंगल कह लो बी ए ई, ये आपका 90 डिग्री होता है, जोड़ के भी देख सकते हो 3-3-3। इसका मतलब है ए बी को मैं कंसीडर कर सकता हूं एक्स एक्सिस, और जो मेरे पास ए ई है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेटा वाई एक्सिस। जब दोनों में 90 की बात रही तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह पास करेगा। ओ मैं मानता हूं सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो जो मेरा एडी है इट पासिस थ्रू, एडी पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर को मैंने ओ नाम दिया, सेंटर ओ ऑफ हेक्सागन। ठीक है, अच्छा मैंने ना सारी साइडें जो रेगुलर हेक्सागन की बराबर हैं, मैंने सभी साइडों को बेटा मैग्नीट्यूड वाइज ए नाम दे दिया। तो अगली बात कहता है जो हमारा ए सी है, ये जो डायगोनल है, और जो मेरा ए ई है, ए सी की लेंथ और ए ई की लेंथ वो √3 टाइम ए के बराबर होती है, और ए मेरे पास साइड है, ये जो पॉलीगन है या जिसको मैंने हेक्सागन नाम दिया, ये साइड ऑफ पॉलीगन। जो मेरे एडी की लेंथ है जो कि सेंटर से पास करता है, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ए होती है। तो ये हमें क्वेश्चन निकालने में मदद करेगी बेटा, कि हम ए बी को बेसिकली एक्स एक्सिस मान सकते हैं एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल की वजह, और ए को हम एज ए वाई एक्सिस मान सकते हैं। एडी जो है वो सेंटर से पास करेगा रेगुलर हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन की सारी साइडें ए के बराबर हैं। जो इस डायगोनल की लेंथ ए सी है वो √3 इंटू ए है, और वो आपका ए ई है वो √3 इंटू ए है। वो जो ए डी है उसकी लेंथ आपका 2 टाइम्स ए है। अब एक और बात बताने हैं, अगर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी कि आप O से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कि P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
P is the length of perpendicular from the center, और सेंटर क्या आपके पास O, to any side, P से किसी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किसी भी साइड पर, P की जो परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा √3/2 इंटू ए रहेगी। तो ये सारी बात रेगुलर हेक्सागन के बारे में हमें याद रखनी। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चंस देते हैं बेटा, और इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस काफी हैं। मैं आपको बुक से पढ़ना बेटा। एक आपके पास, मैं समझाता हूं पहले, एक आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज ए बी, ये आपके पास सी डी ई एफ, ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन है। थोड़ा सा हमने क्या किया, ए बी पर एक फोर्स लगाया 7 मैग्नीट्यूड का, और ये जो डायगोनल है ए सी, इसकी वैल्यू दिया है, दैट इज डायरेक्शन का फर्क है, ये उल्टा है, इट इज 2√3। वो आपके पास ए से लेकर डी तक है बेटा 2, और ये आपके पास वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। इसकी डायरेक्शन ध्यान से देखना, इट इज 4√3, और ये मेरे पास क्या है 5, और एंगल हमें पता है, ये जो एंगल है ये 30 के बराबर होता है, राइट। आपको क्या निकालना है, आपके पास ये सारी बातें आ गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of resultant of forces. Find the magnitude and direction of resultant of forces. तो कंस्ट्रक्शन देखो, रिजल्टेंट में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, रिजोल्ट पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, या ये कह लीजिएगा रिजोल्विंग सॉल्यूशन वाइज, रिजोल्विंग अलोंग ए बी। ये जो मेरा ए बी है बेसिकली रेगुलर हेक्सागन के लिए एक्स एक्सिस का काम करता है, और जो ए ही है वो वाई एक्सिस का काम करता है। उसका सीधा सा फंडा मैं बता देता हूं बेटा, ज्यादा नहीं, दैट इज, हाँ ये 7 नहीं है, 1 दिया है किताब के मुताबिक। जो भी फोर्स लगे ना बेटा, 1 ने ए बी के साथ कितना एंगल बनाया, 0, तो 1 टाइम कोस 0। अगला फोर्स लीजिएगा 2√3, 2√3, एक मिनट में देख लेता हूं इन्होंने ये ठीक लिखा ना, 2√3 भी ये जो गलत दिया था किताब में ये ऐसे ही है। अभी जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर इधर आ जाएगा तो निशान नेगेटिव ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2√3, आपके पास 2√3, और इस साइड ने, इस डायगोनल ने ए बी के साथ एंगल कितना बनाया, 30, तो आप ऐसे लिख दोगे इट इज cos 30। अब अगला देख लिया बेटा, 2 है, अवे जा रहा है, और 2 ने ए बी के साथ कितना बनाया, 30 और 30 60, तो ये रहा cos 60। अब अगली बात आ जाएगी, 4√3 की बात कर रहा है, वो ए से अवे जा रहा है, तो 4√3 और एंगल कितना बना, cos 90। अगला देख लीजिएगा, 5 भी अवे जा रहा है, और cos ऑफ 120। ये करते हैं रिजोल्विंग अलोंग ए बी की बात करते हैं। अब इन सभी की वैल्यूज निकाल दो, कैलकुलेटर से cos 01 होता है, cos 30 की बात करें तो cos 30 आ जाएगा बेटा √3/2, प्लस में 2, cos 60 आ जाएगा 1/2, ये cos 90 क्या आ जाएगा आपका 0, और cos 120 आपका हो जाएगा
माइनस का 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो टोटल आप सोल्व करोगे 2, ये आ जाएगा √3 इंटू √3 3, ये बेटा 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 5/2, 5 माइनस 5/2, तो आंसर आ जाएगा 5/2। ये आ जाएगा रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस कह लो, और इसको बेटा मैथमेटिक ये किताब वाला कैपिटल एक्स से मीन सपोज कर लेता है कि रिजोल्व अलोंग एक्स एक्सिस को हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया। राइट, क्या बताया मैंने, एक आपने रेगुलर हेक्सागन है, जैसे बेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है कि 1 अलोंग, कई बार बी ए बोल देता है तो डायरेक्शन बदल दूंगा, जैसे कई बार सी ए बोल देता है तो ये डायरेक्शन बदल दूंगा। अगर हमारी ओ से अवे जा रही है, ओरिजिनेट से मतलब ओरिजिन से अवे जा रही है तो पॉजिटिव लूंगा, अगर ओरिजिन की तरफ आएगी तो निशान नेगेटिव ले लेंगे, और ए बी के कोरस्पॉन्डिंग हर का एंगल हमें पता 30-30 होता है, वो लगाते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे। तो ये था मैंने ये क्या निकालना, इस रेगुलर हेक्सागन का रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस निकाल दिया। अब वो कहता है अब रिजोल्व करो अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, अब ए के अलोंग रिजोल्व करो, ए क्या है आपके पास, वाई एक्सिस। नाउ रिजोल्विंग अलोंग वाई एक्सिस, कुछ नहीं करना, आपने ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, जहां कोस है ना वहां साइन लगा दो बस, जहां कोस है वहां साइन लगा दीजिएगा बेटा, कोई काम नहीं करना, कोस की जगह बस साइन लगा दो, कोस की जगह आप साइन लगा दीजिएगा, कोस की जगह साइन लगा दीजिएगा, थीटा सेम रहे। अब इसकी वैल्यू बनाइएगा, साइन 0 हमें पता 0 होता है, पहली वैल्यू 0 रही, ये मेरे पास क्या रहा 2√3 साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, 2 इंटू √3/2 होता है, 4 इंटू √3 होता है, प्लस 5 इंटू √3/2। आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 17√3/2, और इसको हमने कैपिटल वाई कह दिया, सी मीन सपोज कह दिया कि वो कैपिटल वाई के बराबर है। तो ये रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस की बात रही, ये रिजोल्विंग अलोंग वाई एक्सिस की बात करी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, सारा का सारा साइन में बदल देंगे बेटा। अब जो हमारा रिजल्टेंट की बात होती है, बेसिकली रिजल्टेंट जो होता है उसको मैंने आर स्क्वायर कह दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमने क्या लिया था, रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस लिया था, और वाई क्या लिया था, रिजोल्विंग अलोंग वाई एक्सिस। सोल्व करोगे वो था जी 5/2, 5/2 का स्क्वायर किया तो बना 25/4, वाई का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 17/9, ठीक है 867/4। सोल्व कर लीजिएगा आप इसको, ये मेरे पास 223 आ जाता है। तो ऐसा करके रिजल्टेंट कितना रहा, वो आ जाता √223 किलोग्राम वेट, जैसा कि उसका मैग्नीट्यूड था। तो ये बात आ जाती है, रिजल्टेंट की बात आ जाती है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन डिनोट करते हैं थीटा से बेटा। अब आप मान लीजिए थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद ए बी। मान लीजिएगा लेट थीटा बी द एंगल which the resultant makes with AB। AB के लो तो उसको ना हम tan थीटा से डिनोट करते बेटा। tan थीटा का फार्मूला होता है बेसिकली y/x। अगर आप ध्यान से देखो y मेरा क्या था 17√3/2 था, और जहां तक x था आपके पास 2/5 था। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहा 17√3/5, ये मेरा tan थीटा की बात आती है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं बेटा, थीटा डायरेक्शन को tan इनवर्स, ये रहा 17√3/2, ये मेरी थीटा की वैल्यू है। तो आपको क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन की बेटा मैंने प्रॉपर्टीज बताई, थ्योरम और रिजोल्व पार्ट का आपने पढ़ के सारा अच्छी तरह प्रूफ करना है, पॉलीगन लॉ को पढ़ना है, और जो मैंने ये क्वेश्चन बताए इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज है आपके पास 3A। जब बेटा सारे बच्चे एकदम से इसको ट्राई करना, मैं इसके 12 क्वेश्चन हैं, आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करना, सारे सवाल कंप्लीट करके फिर हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। और आज ही आज आप इसको ट्राई करके
मुझे शाम तक क्वेश्चंस के डाउट सेंड कर देना, ठीक है। चलो जी बच्चों।